चलते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। और बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार विधानसभा में नीतीश तेजस्वी सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी सत्ता पक्ष ने वोटिंग की मांग की और फ्लोर टेस्ट के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बीजेपी का कहना था कि जब बहुमत ध्वनि मत से साबित हो गया था तो वोटिंग क्यों। वोटिंग में सत्ता पक्ष को 160 विधायकों का मत मिला, वहीं सरकार को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी समर्थन किया। वहीं विश्वास मत से पहले विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मेरे साथ 7 दल हैं, 8वें ने भी समर्थन कर दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को कहा गया है कि जितना बोलोगे उतना ही केंद्र वाला जगह देगा, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। कहना चाहते जो संदेश आज बिहार विधानसभा से पूरे देश के विपक्ष को गया है, जो अमन चैन चाहते हैं, उन सबको एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास पैदा हुआ है। और ये संदेश साफ है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, ये हमारी पुरखों की विरासत हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये साबित हो गया। भय असल में 2024 का है। जो 40 में 40 एनडीए के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीतेंगे। और बिहार में महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ निशाना साध रहा है। वहीं बीजेपी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने विश्वास मत का बहिष्कार किया, वहीं इससे पहले नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। और एक तरफ बिहार में फ्लोर टेस्ट तो दूसरी तरफ सीबीआई की रेड। ये संयोग है या प्रयोग, जो भी हो, लेकिन इसने बिहार की राजनीति में उबाल जरूर ला दिया। कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों का खराब किया गया। जब जमीन घोटाले से जुड़े मामले पर भोला यादव गिरफ्तार हुए या रेड हुई, एक लाइन भी इन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्यों डरेंगे? हम लोग डरने वाला आदमी नहीं। कानून अपना काम करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो कोई खेला होगा, इस बात की हम लोगों को माने एहसास था। नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। और दूसरी ओर अब बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार के फ्लोर टेस्ट के बीच दो सबसे बड़ी एजेंसियों भी एक्शन मोड पे नजर आ रही हैं। दरअसल सीबीआई और ईडी की टीमों ने देश में करीब 42 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं सीबीआई की टीम ने सिर्फ बिहार में ही राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। वहीं सीबीआई की टीम गुरुग्राम स्थित तेजस्वी यादव के निर्माणाधीन मॉल में भी रेड के लिए पहुंची। दूसरी ओर जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले के मामले में यादव के करीबी सुभाष यादव के आवास पर भी छापेमारी करवाई गई। आरजेडी ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा
कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और बिहार के बाद अब बात करते हैं झारखंड की, जहां माइंस घोटाले में ईडी एक्शन में है। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के घर छापेमारी की। अवैध खनन घोटाले में ईडी झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के अलावा ईडी बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, एनसीआर में भी ईडी एक्शन में है। ईडी को कारोबारी प्रेम प्रकाश के घर से दो AK-47 राइफल और 60 कारतूस मिले हैं। इससे पहले भी 25 मई को ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश के घर छापा मारा था। घोटाले में कई नेता भी ईडी के स्कैनर पर बताए जा रहे हैं। और बीजेपी में शराब नीति से शुरू हुआ मामला पार्टी ऑपरेशन लोटस और 20 करोड़ के खेल तक पहुंच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं। नेता सिर्फ आरोप ही क्यों लगा रहे हैं, सबूत क्यों नहीं मिल रहे? जनता कह रही है सबूत तो दो। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। कितने दिनों तक आप झूठ और विक्टिमहुड खेलते रहेंगे? आज आपको सच बताना। केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की। ऑपरेशन लूटस के बाद चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अत्याचार बोलते रहो, झूठ फैलाते रहो, मुद्दे को चेंज करते रहो, गोल पोस्ट बदलते रहो और ऑपरेशन डाइवर्टस करते रहो। आरोप पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं दे रहा, सबूत नहीं मिल रहे, लग रहे हैं तो सिर्फ आरोप। शराब नीति पर जवाब नहीं आ रहा है, भटका रहे हैं, ABCD कर रहे हैं, परंतु क्या सच है, क्या हकीकत है, उसके बारे में बता नहीं रहे। आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। ऐसा लग रहा है मानो आरोपों के दौर में बस मुद्दों से भटकाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ये भी बता दें। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है न्यूज़पेपर में छपा भी है कि किस प्रकार से प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी तय की है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो एक आदेश में यह भी कहा है कि जिन अस्पतालों की हेल्थ रिपोर्ट वो ला रहे थे LNJP से, उसको कंसिडर नहीं करना है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी कहा, ये भी उन्होंने एक प्रकार से ऑर्डर या फाइंडिंग दी है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहा है, 20-20 करोड़ की पेशकश हो रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लूट रहे हैं। दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लग गई है, लेकिन सबूत कोई नहीं दे रहा। आरोप का यह दौर शुरू हुआ 19 अगस्त को, जब मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई, और तब से हर दिन कुछ न कुछ नया खुलासा करने का दावा करते हुए दोनों ही पार्टियां सामने आती हैं। लेकिन जब खुलासे का वक्त आता है तो वेट एंड वॉच की दुहाई दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं, जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया तो बेकसूर है। कह रहे हमें पता है वो बेकसूर है, हम जानते हैं। आप सोचो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20
ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो, उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश करें। इनको बोलिए ना, नाम दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि उनके विधायकों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगा कि नई आबकारी नीति बनाने से पहले कमेटी की बातों को नजरअंदाज करके शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन ये बातें भी महज आरोप है, इसका सबूत नहीं दिया गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बारिश हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से आरोपों को साबित करने के लिए कोई मुकम्मल सबूत अब तक सामने नहीं आया। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि मनीष सिसोदिया को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करने का प्लान है, जबकि बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया। लेकिन ना तो आप अपने आरोपों को साबित कर पा रही है, न ही बीजेपी। ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि होलसेल और रिटेल को लेकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, आपने उस रिकमेंडेशन को दरकिनार किया? तीसरा प्रश्न है, मनीष जी, आपने ये जो रिकमेंडेशंस थे उनको दरकिनार किसके कहने पर किया, क्यों किया? क्या यह हकीकत है कि मोटा माल कमाने के चक्कर में आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया? बीते एक हफ्ते से हर रोज सुबह सुबह खबर आती है कि फला समय पर फला पार्टी बड़ा खुलासा करने जा रही है। मीडिया चैनल्स के कैमरे लग जाते हैं, जनता भी टीवी पर टकटकी लगाकर बैठ जाती है, नेता कागज पत्तर लेकर पहुंचते हैं, लेकिन आधे पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप के अलावा कुछ और बात की ही नहीं जाती, सबूत कोई पेश नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की? और इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। कल दिल्ली के सीएम ने पार्टी के विधायकों की बैठक भी बुलाई है। ये बैठक कल सुबह 11 बजे होगी और इसमें आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश की कोशिशों की पर चर्चा होगी। पार्टी विधायकों की ये बैठक सीएम आवास पर हुई। मौजूदा जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, उस पर गहन चर्चा हुई। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम के राजघाट डिपो से 97 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी भी दिखाई। ये बसें 12 मीटर लंबी हैं और इनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन भी लगाए गए। बसों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया है और कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। राजघाट डिपो में 50 बसों के चार्जिंग की सुविधा भी दी गई। एक दिन में 2 बार बसें चार्ज की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा कि खुशी की बात है कि अब दिल्ली में 250 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं और अगले महीने 50 और बसें आ रही हैं। सितंबर तक 300 बसें दिल्ली में हो जाएंगी। 1500 और बसों का ऑर्डर भी कर दिया गया है और इसके अलावा 2025 तक 10,380 बसें चलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की सियासी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में दोनों गुटों के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के विधायक ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट के लिए 50 करोड़ में बिक जाने का इल्जाम लगाने के लिए 5 खोके एकदम ओके का नारा लगाया। वहीं महंगाई और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए वो गाजर लेकर पहुंचे थे। इसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को शांत कराया और इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, बताइए क्या कुछ
हलचल हुई है आज महाराष्ट्र विधानसभा में। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। अगस्त एक्सपायरी से पहले आज बाजार में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी में हल्की तेजी के साथ 17,600 के ऊपर की आज क्लोजिंग देखने को मिली। आज जो सहारा मिला वो आईटी से में कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी, आईटी और टीसीएस में लगातार हमने देखा कि तीसरे दिन गिरावट रही। वहीं बैंकों से सहारा मिला। अगर एसबीआई को छोड़ दें तो निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई पर आज बंद हुआ। बाजार में आज आईटी, फार्मा और ऑटो शेयरों में कमजोरी रही। वहीं बाजार का पूरा एक्शन लेकर हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आपको क्योंकि एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा था कि शायद बाजार एक रेंज में रहेगा, तो शुरुआत के फर्स्ट हाफ में कुछ देर तक आपको रेंज में ज़रूर बाजार दिखा। लेकिन कल भी अगर आपको याद होगा तो 2 बजे के बाद और 3 बजे के बाद तो अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिली थी। तेज़ दिखी थी आपको मूवमेंट इंडेक्स में, बाइंग नीचे से आई लेवल से, और हमने कल देखा भी था एफआईज की बाइंग देखने को मिली थी। और आज भी आपको उसी तरह से क्लोजिंग के वक्त और तेज़ दिखे। 17,600 के ऊपर आप क्लोज हुए। एक्सपायरी वीक है और क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी भी है, सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये वीक मंथली एक्सपायरी भी है और नई सीरीज शुरू हो जाएगी शुक्रवार से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था इस लिहाज से। आज जो बड़े मूव्स देखने को मिले वो न्यूज़ ड्रिवन स्पेस था, पूरा ही मीडिया स्पेस में आपने देखा एनडीटीवी की न्यूज़ आई और उसके बाद आपको मीडिया, एनडीटीवी हो, जी हो, सन टीवी हो, इन सब में तेज़ी देखने को मिली। मीडिया सेक्टर फर्स्ट पुलर था आज के लिए। रियल एस्टेट स्पेस में अच्छे मूव्स निकल कर आए। उसके बाद मेटल और पीएसयू बैंक ने लीड किया। आज क्लियरली फिर से बैंक्स में आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखी और स्पेशली मिड कैप पीएसयू बैंक्स में। और एक कल की रैली थी जो आज भी एक्सटेंड हुई, फॉरवर्ड हुई। निफ्टी के काउंटर्स की आप बात करें गेनर्स की, तो अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एनटीपीसी और ग्रासिम जैसे काउंटर्स, क्योंकि ब्रेंट अब फिर से ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है, $100 के ऊपर चला गया, तो आपको जितने भी ऑयल रिफाइनरिंग काउंटर्स हैं, पेट्रोकेम काउंटर्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें फिर से एक तेजी का ट्रेड दिखाई दे रहा है। और ओएनजीसी तो टॉप गेनर भी था। मिड कैप स्पेस में आरबीएल बैंक, यहाँ बड़ी मूव्स देखने को मिली, 15% की तेजी। वरुण बेवरेजेस में सिर्फ 1 या 2 दिन आपको डेंट दिखा होगा, उसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, अब फिर से आपको वो काउंटर तेज दिखाई दे रहा है। उसके अलावा सन टीवी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में आपको अच्छी मूव्स दिख रही हैं। एफएनओ में भी आपने देखा कि कैनफिन होम्स हो, नौकरी हो, पीईएल, इनमें आपको लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे, यहाँ तेजी देखने को मिली। और अदानी पैक से अदानी एंटरप्राइज, वहाँ पर 3% की मूव दिखी और लास्ट हाफ एन आवर में वहाँ पर भी बड़ी मूव देखने को मिली। सेक्टर्स तो क्लियरली आज जो लूजर थे, जिन्होंने ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ, उसमें आईटी और फार्मा स्पेस थे, क्योंकि बाजार डिफेंसिव मोड में था ही नहीं, तो फार्मा आज पुल बैक पे, आज बैकफुट पे था। और साथ ही आईटी स्टॉक्स में भी आपको आज फिर से ड्रैगर्स देखने को मिले। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि कल एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है। इसके अलावा बाजार में दिग्गजों की राय क्या बन रही है, एक एक करके आपको ये भी सुनवा देते हैं। और आनंद राठी ग्रुप के प्रदीप गुप्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में मैक्रो फैक्टर को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। उनके मुताबिक बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के मौके हैं, जबकि आईटी, फार्मा और ऑटो शेयरों के वैल्यूएशन उन्हें महंगे नजर आ रहे हैं। ये आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। आप किस तरह का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं इस मार्केट में आने के लिए। अगर आपका वास्तव में लॉन्ग टर्म का ध्यान है, जो कि 3 से 5 साल का होता है, तो मेरा ये मानना है कि 3 से 5 साल में अगर कोई भी निवेशक निवेश करने इस बाजार में आता है तो उसको टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि टाइमिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इररिलेवेंट इन लॉन्ग टर्म। एंड आपने देखा, अगर वास्तव में, और रिसर्च ने भी ये बताया हमको टाइम एंड अगेन, ये प्रूव हुआ है, और हमेशा हमने जितनी भी रिसर्च की और हमने जितने भी लोगों से बात की है, ये देखा गया है कि अगर किसी ने लंबे समय के लिए निवेश करना है इस बाजार में, मोर स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट में, तो लंबे समय के लिए अगर वो निवेश कर रहा है तो टाइमिंग इज इमटेरियल फॉर दैट। टाइमिंग को देखना मुनासिब नहीं है। और इसीलिए ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस तरह के मार्केट में जहां पे थोड़ा सा गिरावट है, उनको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। सवाल यह है कि उस समय उनके पास पैसा है,
क्योंकि दिक्कत ये आ जाती है, जब मार्केट की टाइमिंग करने जाते हैं तो मार्केट को कोई भी बता नहीं सकता कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा जो भी रिएक्ट करता है वो सेंटीमेंट्स पे रिएक्ट करता है। किस तरह के सेंटीमेंट्स उस समय चल रहे हैं, किस तरह के हालचाल उस समय चल रहे हैं, किस तरह की खरीदारी और बेचवाली उस बाजार में हो रही है। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करता है और मेरा ये मानना है शॉर्ट टर्म में आगे भी रिएक्ट कर सकता है। आज की तारीख में हमारे मार्केट में एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का है, जहां पे वर्ल्ड में कई सारी चीजें चल रही है। लार्जली जैसा हमेशा से बात हुई है, कई लोगों ने बताया होगा, वो हम भी बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्फ्लेशन के साथ साथ जियोपॉलिटिकल रीजन एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ चलते हुए ऑयल प्राइसेस एक तीसरा बड़ा मुद्दा है। अब इन तीनों चीजों में कोई भी फर्म राय या ओपिनियन दे दे, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और दुनिया के दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स का क्या कहना है, आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। उनका कहना है कि डॉलर को सुरक्षित निवेश ना समझें, इन स्तरों पर सोने चांदी में निवेश के काफी बेहतर मौके दिखाई दे रहे हैं, वहां पर निवेश करने की राय। Whenever you have money printing, it leads to price rises of real assets. It's pretty simple. It's a historic fact that people can look up, and that's what's happening. Now, you may say, why would you own the U.S. dollar? And I own a lot of U.S. dollars, as I think you know, because when things get turmoil, when we have turmoil, people look for a safe haven. They think the U.S. dollar is a safe haven for historic reasons. It's not. It's not. But I own a lot of it, because during the turmoil, people will reach for the U.S. dollar. It'll get overpriced, and I hope I'm smart enough to sell it. Well, I own gold. I mean, how can I not own gold? I've owned gold for many years. My plan is for my children to own my gold someday. I hope I don't ever have to sell my gold. But if gold turns into a bubble, of course I'll have to sell it someday. But I should ask you about gold. I mean, India knows more about gold and silver than any country in the world. But I own both and don't plan to sell either unless they turn into a bubble. और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों की बैठक जैक्सन होल सिंपोजियम की, जो 25, 26 और 27 अगस्त 3 दिनों के लिए शुरू होने जा रही है। और इस बैठक की सब्जेक्ट लाइन इकोनॉमी और पॉलिसी की रुकावटों का आंकलन रखी गई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विशु मोहन जुड़ चुके हैं। विशु मोहन, बताइए क्या कुछ अहम होगा इस बैठक में? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकों का कॉन्फ्रेंस जैक्सन होल सिंपोजियम 3 दिनों के लिए शुरू हो रहा है। 25, 26 और 27 अगस्त को ये बैठक जैक्सन होल में होने वाली है। और इस बार का जो सब्जेक्ट लाइन है वो है रीअसेसिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन द इकोनॉमी एंड पॉलिसी, यानी इकोनॉमी को लेकर और पॉलिसी से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है, इकोनॉमी को लेकर क्या चैलेंजेस है, किस तरह की दिक्कतें सप्लाई को लेकर रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से हुई है और कोरोना के बाद से जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले समझते कि जैक्सन होल की बैठक क्या है। एक्चुअली सेंट्रल बैंकों का ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसास सिटी इसका आयोजन करवाता है और 1978 से लगातार यानी 45 सालों से इसका आयोजन होता चला आ रहा है। और इसमें दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंकर्स आते हैं, वित्त मंत्री आते हैं, एकेडमिशियंस आते हैं, कुछ मीडिया कर्मियों को भी बुलाया जाता है और तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है कि ग्लोबल इकोनॉमी की हालात क्या है और आगे की दशा और दिशा कैसी रह सकती है, उस पर भी चर्चा होती है, ताकि एक संकेत मिलते हैं इकोनॉमी को लेकर कि आगे स्थिति क्या बदलेगी, सेंट्रल बैंकों का रुख क्या होगा, पॉलिसी उनके किस तरह के हो सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिहाज से एक बड़ा होता है, कैपिटल मार्केट के लिहाज से काफ़ी बड़ा होता है, ताकि उनको एक ओवरऑल ट्रेंड आगे का पता लगता है, जिसकी शुरुआत 3 दिनों तक इस बैठक के जरिए मिलेगी और इस संकेत पूरी इकोनॉमी के लिए मिलेगा। बिल्कुल, तो एक अहम बैठक होने वाली है और इसमें क्या कुछ बड़े बयान निकल कर आते हैं, क्या कमेंट्री आती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक बहुत बड़ी खबर का। रिलायंस की एजीएम पर अब इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। 29 अगस्त को ये बैठक होने वाली है और एजीएम में क्या कुछ निकल कर आ सकता है, इस पर एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ गई है। नयनतारा, बताइए।
आज आप सबके लिए हम एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली RIL की AGM के बारे में, जो हर साल शेयर होल्डर्स की बैठक होती है। इस बारी मंडे अगस्त 29 को है और हम ET Now स्वदेश में आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी ला रहे हैं कि हमें क्या क्या पता लगा है। हमें ये पता लगा है कि मार्केट की तो ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद AGM में अगस्त 29 को कुछ अपडेट मिलेगा कि रिलायंस जियो का IPO कब होगा, रिलायंस रिटेल का डीमर्जर कब होगा और फिर लिस्टिंग कब होएगी। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि शायद AGM स्पीच में मुकेश अंबानी इसके बारे में अपडेट नहीं देंगे, तो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें IPO टाइमलाइन मंडे को पता लगेगी जब हम जियो और रिलायंस रिटेल के बारे में बात करें। फर्स्ट स्टोरी है। दूसरी बारी, मार्केट चाहते हैं कि कोई सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बात किया जाए। याद रखें, मुकेश अंबानी ने खुद बोला था कुछ समय पहले कि अब टाइम आ चुका है कि एल्डर्स बच्चों के लिए स्पेस बनाएं, पर हमें सूत्रों से ये पता लगा है कि उसमें कुछ ज़्यादा सक्सेशन प्लानिंग की बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, नेक्स्ट जनरेशन का क्या काम होगा, क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसकी बातचीत होएगी। तो जो आकाश अंबानी का रोल होगा जियो में, उसके बारे में बातचीत होगी। क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स। ईशा अंबानी जो उनकी बेटी हैं, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस रिटेल के लिए, वो भी शायद मुकेश अंबानी उसके बारे में बात करें। अनंत अंबानी, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न्यू एनर्जी में क्या होगा, हमको यही पता लगा है कि वो आजकल न्यू एनर्जी में काम करेंगे और उसकी बारे में बातचीत होगी। लेकिन ज़रूरी यही है कि मुकेश अंबानी विल रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वही रहे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लीड करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में शायद बातचीत होगी। जो दूसरी चीज़ हमें पता लगी है कि काफ़ी स्पीच में 5G के बारे में बातचीत होगी। 5G का जो ऑक्शन है उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बिड है वो 18,000 करोड़ के आसपास है। अभी तक कंपनी से कुछ प्रॉपर कैपेक्स की बातचीत नहीं हुई है, शायद उस पर अपडेट होए। रोल आउट टाइमलाइन कब होगा, कब हमें जियो का 5G सर्विस शुरू होगा, उसके बारे में बातचीत होगी। ये भी पता लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत गर्व से बातचीत करना चाहेंगे कि जो सबसे पहला 5G नेटवर्क इंडिया से है, रिलायंस बिल्ड कर रहा है, उसके बारे में बातचीत होगी। दूसरा, न्यू एनर्जी, ये है न्यू वर्टिकल रिलायंस के लिए। उन्होंने पहले भी बोला है कि कुछ सालों में वो 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स होंगी। जब हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें रहेंगी जिसमें कि रिलायंस AGM पर फोकस रहेगा और आगे के सक्सेशन प्लान और क्या कुछ वहाँ पर निकल कर आता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अब रुक करते हैं एक और अहम खबर की, और आज पाम तेल की कीमतों में आगे और गिरावट आ सकती है। इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट टैक्स में छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस खबर का क्या असर होगा, जानने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, इंडोनेशिया ने जो फैसला किया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स पर जो है एक्सपोर्ट लेवी को 31 अक्टूबर तक पूरी तरह से ख़त्म करने का फैसला किया है। पहले 31 अगस्त तक ही वो छूट देने की तैयारी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि उनके पास सप्लाई इतनी ज़्यादा है और नए फ्रूट्स अगर फार्मर्स उन्हें खरीदने हैं तो पुराने रिजर्व को इंडोनेशिया को ख़त्म करना होगा। और यही वजह है कि इंडोनेशिया ने इस तरह के फैसले लिए और वो टैक्स छूट को जो राहत दिया है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ मलेशिया को देखें तो यहाँ भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, करीब करीब 8 महीने की ऊंचाई पर वहाँ भी इन्वेंट्री है, वहाँ से भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ओवर एक सप्लाई तेजी से ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की आ रही। तो ऐसे समय में भारत जैसे कंज्यूमर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाम तेल की खपत होती है और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत जैसे देशों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा FMCG कंपनियाँ जिनके लिए रॉ मटेरियल में पाम तेल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो पैकेज्ड फूड्स हो, किसी भी स्नैक्स हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या कॉस्मेटिक्स हो, बहुत सारे होम केयर चीज़ें हैं जहाँ पर पाम तेल का इस्तेमाल होता है। तो FMCG कंपनियाँ खास करके HUL, ITC, ब्रिटानिया और नेस्ले जैसी कंपनियों को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। उनके अगर पाम तेल के दाम नीचे आते हैं तो उनको अपनी लागत कम करने में यहाँ मदद मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है FMCG कंपनियों के लिहाज से। बिल्कुल, तो ये है FMCG कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर। पाम तेल की कीमतों में आगे और भी गिरावट होने की बात की जा रही है। पाम ऑयल के बाद अब बात करते हैं एथेनॉल की। देश में एथेनॉल उत्पादन 910 करोड़ लीटर के पार पहुंच गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए।
देखिए, इथेनॉल प्रोडक्शन के मोर्चे पर काफ़ी सकारात्मक खबर है। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से देश में इथेनॉल प्रोडक्शन क्षमता जो है वो बढ़कर 910 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मोलेसिस बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, इसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये आंकड़ा जो है 605 करोड़ लीटर के आंकड़े के पार पहुंचती हुई दिख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो डेटा रिलीज़ किए हैं उसके हिसाब से जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये आंकड़ा 307 करोड़ लीटर के पार पहुंच गया है। दूसरी तरफ अगर आप इथेनॉल सप्लायर 2020-21 के आंकड़ों से अगर आप इथेनॉल सप्लायर 2021-22 के शुरुआती 8.5 महीने के आंकड़ों की तुलना करें तो 8.5 महीने में ही ये पिछले साल के पूरे साल के प्रोडक्शन क्षमता के बराबर ये आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है, जो कि 302 करोड़ लीटर के करीब था। तो इस एक तरीके से अगर आप देखें तो हर कैटेगरी में जितने भी सोर्सेस हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के, वहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहाँ तक वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज़ को इथेनॉल सप्लाई की बात है, इसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये आंकड़ा 14 अगस्त 2022 तक बढ़कर 303 करोड़ लीटर के करीब पहुँच गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसको देखते हुए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसके लिए ये टारगेट रखा है कि अगले साल अप्रैल महीने तक देश में कुछ सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पे 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो कंज्यूमर को मिलेंगे। वैसे 2025 तक ये टारगेट रखा गया है कि देश भर में सभी पेट्रोल पंप पे 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो कंज्यूमर को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं रेलवे से जुड़ी, और रेलवे फ्रेट लोडिंग बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। 8 सदस्यों की कमेटी ने रिपोर्ट में कई अहम सुझाव भी दिए हैं। पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ समीर दीक्षित मौजूद हैं। समीर, बताइए। भारतीय रेलवे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए साथ ही साथ आमदनी के दायरे को और बढ़ाने के लिए फ्रेट सेगमेंट पे माल ढुलाई पे जबरदस्त फोकस कर रही है। फिलहाल रेलवे ने अपने लिए एक ऊंचा लक्ष्य तय किया है, वो ये है कि ईयर 2027 तक यानी कि अगले 5 सालों में रेलवे अपनी माल ढुलाई को मौजूदा तकरीबन 1500 मिलियन टन से लगभग 2 गुना करने की तैयारी कर रही है। 3000 मिलियन टन की माल ढुलाई साल 2027 तक करनी है और इस बड़े लक्ष्य के लिए रेलवे ने हाल ही में एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने अपने जो रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट जो रेलवे मंत्रालय को सौंपी है उसमें 2 एरियाज में खास तौर पे बात करने की या काम करने का जिक्र किया है। सबसे पहला एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, यानी कि अगर आपको माल ढुलाई में बढ़ोतरी करनी है तो वैगन प्रोक्योरमेंट बढ़ाना होगा, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना होगा। इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे फ्रेट मूवमेंट ज्यादा है वहां पर आपको बॉटलनेक्स दूर करने होंगे। इसके अलावा जो दूसरा एरिया है वो है बिजनेस डेवलपमेंट का, यानी कि जो ट्रेडिशनल कस्टमर है स्टील, सीमेंट, आयरन ओर, इनसे ज्यादा रेलवे को आगे बढ़ना होगा। ई कॉमर्स प्लेयर, प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करना होगा। इस तरीके के सुझाव यहाँ पर 8 सदस्यीय कमेटी ने रखे हैं, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य रेलवे ने अपने लिए तय किया है, वो है 3000 मिलियन टन का मूवमेंट साल 2027 तक, और उस दिशा में आने वाले वक्त में रेलवे ताबड़तोड़ कई कॉन्क्रीट कदम उठाएगा। और देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और कमीशन से टाइम्स नेटवर्क की संवाददाता शिवानी शर्मा ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा लिया। आइए आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को IAC विक्रांत को नेवी में कमीशन करेंगे और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जिसने IAC को बनाया है उसके CMD हमारे साथ हैं मधु S नायर। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा रहा है। भारत को अब 5 या 6 देशों में शामिल कर लिया गया है जो अपना खुद का कैरियर बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। हम इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को एक इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे बड़ी बात है? ये है एक कंपनी या एक एंटिटी ने ऐसा एक मैजिक नहीं कर सकते, तो ये इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट कहते हैं क्योंकि ये देश का एक मॉन्यूमेंट है। दिस इज पूरा देश में नॉलेज है, हमारा शिप बिल्डिंग नॉलेज है, डीप रूटेड शिप बिल्डिंग नॉलेज है, नेवी का डीप रूटेड नेवल नॉलेज है, नेवी का इंजीनियरिंग क्लस्टर्स है, और हमारा विभिन्न इंडस्ट्रीज, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोवस कहते हैं वो प्रोवस एक साथ मिलकर आता है। तो ये देश के लिए दिस इज नॉट अबाउट ए कंपनी, दिस इज अबाउट भारत। सो भारत का एक डेमोन्स्ट्रेटर है, इसलिए एब्सोल्यूट तरीका में ये एक इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट है। सर, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को
बनने में लगभग 13 साल लगे, 2 साल कोविड भी था, और अभी की जो स्थिति है भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर की और ज्यादा जरूरत है। आज की डेट में क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, अब अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बनाना पड़ता है या CSL को बनाना पड़ता है, तो आपको कितना वक्त लगेगा एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में? ये डिपेंड करता है जिस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन को सिमिलर प्लेटफॉर्म, अभी ये 43, 44,000, 45,000 कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के एक प्लेटफॉर्म में चेंजेस कर दो, ये नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म से डिराइव करेगा तो और डिसीजन होगा तो एक डिसीजन और एक कॉन्ट्रैक्ट से करीबन 7-8 वर्ष ये एक गुड गेस्टिमेट है। तो अब भारत की क्षमताएं बढ़ी हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होने वाला है, लेकिन अब अगर नया कैरियर बनाना पड़े तो जैसा CMD CSL कह रहे हैं कि हमारी क्षमताएं भी दोगुनी हो गई हैं और अगले 7 से 8 सालों में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना को ताकत मिली है विक्रांत की, और अब भारत दुनिया की उन चंद देशों में शामिल हो चुका है जो अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे थे IAC विक्रांत के कुछ विजुअल्स। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ देश विदेश की बात करें तो आज यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है और आज यूक्रेन पर रूसी हमले को भी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। पेश है इस पर हमारी एक खास स्वदेश पेशकश। चौबीस अगस्त यूक्रेन की सबसे बड़ी तबाही। रूस यूक्रेन महायुद्ध में तबाही के 6 महीने। चौबीस अगस्त यूक्रेन की सबसे बड़ी तबाही। पुतिन की यूक्रेन को सबसे बड़ी धमकी। 24 अगस्त यूक्रेन की सबसे बड़ी तबाही। गरज रही है पुतिन की भारी भरकम मिसाइल। चौबीस अगस्त यूक्रेन की सबसे बड़ी तबाही। यूक्रेन पर रूस का सुपरसोनिक अटैक। चौबीस अगस्त यूक्रेन की सबसे बड़ी तबाही। सबसे बड़ी तबाही पर अमेरिका का अलर्ट। यूक्रेन में आजादी के दिन सबसे बड़ी तबाही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज का दिन यूक्रेन के लिए खास है क्योंकि आज यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है, मगर आज़ादी के इस मौके पर यूक्रेन बर्बादी की सबसे बुरी तस्वीर देख रहा है क्योंकि आज रूस के किए गए हमले को भी 6 महीने पूरे हो गए हैं। वो इसी साल का 24 फरवरी का दिन था जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। रूस ने जबरदस्त तरीके से हमला किया। हमले को देखते हुए ये माना गया कि एक हफ्ते में ही यूक्रेन को रूस घुटने पर ला देगा। रूस पिछले 6 महीने से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन आज 6 महीने गुजर जाने के बावजूद रूस पूर्वी यूक्रेन के आसपास ही कामयाब हो पाया। जंग की शुरुआत से रूस ने राजधानी कीव के आसपास कब्जा जमाया। कीव के आसपास जमकर तबाही मचाई।
लेकिन अप्रैल तक यूक्रेन ने लगभग इन सभी इलाकों पर दोबारा कब्जा जमा लिया। इसके बाद रूस ने कीव की ओर आगे बढ़ना छोड़ दिया। रूस ने पश्चिमी शहर लीव की ओर कुछ मिसाइल अटैक किए। रूस की मिसाइलें लगातार लीव शहर पर गिरती रही। लीव में हर तरफ तबाही का मंजर था, लेकिन रूस लीव में भी ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच सबसे जोरदार जंग पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास इलाके और दक्षिणी यूक्रेन में हुई। दक्षिणी यूक्रेन में पिछले कई दिनों से ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट के आसपास रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास में रूस लुहांस्क पर कब्जा कर चुका है और डोनेस्क में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। डोनबास के अलावा रूस को एकमात्र कामयाबी दक्षिण में मौजूद शहर खेरसोन पर कब्जे के रूप में मिली। यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है कि खेरसोन को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया जाए, लेकिन कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई। रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से जंग जारी है। रूस भले ही पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन इस महायुद्ध में यूक्रेन को बहुत भीषण नुकसान पहुंचा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि 18 से 60 साल की उम्र के यूक्रेनी नागरिकों को देश में रुककर लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में रूस को अब तक करीब 300 अरब डॉलर यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपए और यूक्रेन को 600 अरब डॉलर यानी 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेन को रूसी हमले का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के मुताबिक जंग में उसकी 38,000 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, 1900 शिक्षण संस्थाएं तबाह हो गई। इसके अलावा 50 रेल ब्रिज, 500 फैक्ट्रियां और 500 अस्पताल भी नष्ट हुए। WHO के मुताबिक यूक्रेन के अस्पतालों, एम्बुलेंसेज और मेडिकल वर्कर्स पर 296 रूसी हमले हुए। ये बात सच है कि यूक्रेन को बहुत अधिक नुकसान हुआ, लेकिन अगर सैन्य नुकसान की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 महीने में यूक्रेन की तुलना में रूस के दुगने सैनिकों की इस जंग में जान गई, लेकिन नागरिक यूक्रेन में मारे गए। 6 महीने की जंग में सैनिकों की मौत की बात करें तो रूस के 15 से 40 हजार के बीच सैनिक मारे गए, जबकि यूक्रेन के 12 से 28 हजार के बीच सैनिक मारे गए। रूस के 12,000 से 45,000 के बीच सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के घायल सैनिकों की संख्या 8 से 30,000 के बीच है। नागरिकों की मौत यूक्रेन में हुई है क्योंकि हमला पूरी तरह से यूक्रेन पर हुआ। उसके सिर्फ 1 नागरिक की मौत हुई है, जबकि यूक्रेन के करीब 28,000 नागरिक मारे गए। घायल नागरिकों की बात करें तो रूस की संख्या 0 है, जबकि यूक्रेन के 8 से 30,000 नागरिक घायल। इतनी तबाही के बावजूद रूसी हमले का खतरा यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है। जंग के खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे। 6 महीनों में यूक्रेन ने ही नहीं बल्कि रूस ने भी काफी कुछ खोया है और रूस यूक्रेन ही नहीं दुनिया ने भी काफी नुकसान झेला है। यूक्रेन पर पिछले 6 महीने से रूस का हमला लगातार जारी है। इन 6 महीनों में पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई। आज 24 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन जब यूक्रेन आजाद हुआ था और आज के दिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा। अमेरिका ने यूक्रेन को इस हमले पर अलर्ट रहने की सलाह दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद देश की जनता को इस सबसे बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कहा। जेलेंस्की ने कहा कि रूस आज के दिन कुछ बहुत जहरीला कर सकता है। Шановні українці, завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо, і ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. रूस के सबसे बड़े हमले के इरादे और लगातार हो रही गोलीबारी को देखते हुए खार्किव में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
दरअसल यूक्रेनी एनजीओ स्टार्टकॉम की इसी हफ्ते आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेनी सीमा के पास मिसाइलें तैनात करने और हथियार जुटाने में लगा है। यूक्रेन पर S-300 मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर गोलीबारी का स्पष्ट खतरा है। 20 अगस्त से पहले कई रूसी ट्रेनें यूक्रेन की सीमा के पास पहुंची। साफ है कि रूस 24 अगस्त को यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन की सीमाओं पर और समंदर में अपनी भारी भरकम मिसाइल तैनात कर चुका है। न सिर्फ तैनात कर चुका है बल्कि 3 बार यूक्रेन पर रूस सुपरसोनिक हमला कर चुका है और इस बात की तस्दीक खुद रूस ने की है। Взять и мы ею наносим удары по особо важным целям. Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды и трижды показала свои блестящие характеристики, которых не имеет ни одна подобная रकेटा в мире। 24 अगस्त यानी आज रूस के सबसे भयानक हमले की आशंका अमेरिका ने भी जताई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हमें जानकारी है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इमारतों पर हमले शुरू करने का प्रयास तेज कर रहा है। यूक्रेन में रूस का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम रूसी हमले की वजह से नागरिकों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरे को लेकर चिंतित हैं। रूस ने पिछले 6 महीने में यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया। बावजूद इसके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन की जनता न रूस के सामने झुकी न टूटी। आज भी यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस नेशनल डे के तौर पर मना रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस की सेना को सैल्यूट कर रहे हैं, राष्ट्रध्वज पर गर्व कर रहे हैं और यूक्रेन के आम लोग रूस के सबसे बड़े हमले के खतरे को नजरअंदाज कर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। 6 महीने बाद भी इस जंग का अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा और इसी जंग को लेकर आज करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। चौबीस फरवरी 2022 रूस यूक्रेन जंग की पहली तस्वीर है जब रूसी सेना रात के अंधेरे में यूक्रेन पर हमला बोलने गई थी और तब रूस को लगा था कि 2-4 दिनों में ही वो जंग खत्म करके लौट आएगा, लेकिन रूस की ये सोच गलत साबित हुई। यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई जंग को आज 6 महीने का वक्त पूरा हो गया है और इस जंग में न केवल यूक्रेन और रूस ने काफी कुछ खोया है बल्कि पूरी दुनिया को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग गए हैं तो हजारों रूसी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इस जंग के चलते बाकी दुनिया को खाने की कमी, बढ़ती महंगाई, परमाणु युद्ध के खतरे की आशंका और इस युद्ध से पैदा हुई अन्य चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। 6 महीनों से जारी ये लड़ाई जिसके जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और जिसका दूरगामी असर काफी घातक हो सकता है। इस साल फरवरी में हुए हमले से पहले क्रीमिया समेत यूक्रेन के 7% इलाके पर रूस का कब्जा था और अब यूक्रेन के करीब 22% इलाकों पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और रूसी बमबारी ने कुछ शहरों को वीरान कर दिया है। वहीं युद्ध की वजह से रूस का भी काफी पैसा खर्च हुआ है। 1991 के बाद रूस की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इस जंग से रूस को अब तक करीब 300 अरब डॉलर यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए और यूक्रेन को 600 अरब डॉलर यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अभी भी दोनों देश तमाम तबाही को देख रहे हैं मगर पीछे हटने को राजी नहीं हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों देशों की जिद तबाही के किस अंजाम तक पहुंचती है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए तो यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मारूफ रजा, कंसल्टेंट और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेजर जनरल के सिंह, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही रोहित अरोड़ा, CEO Biz2 क्रेडिट एंड Biz2X। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं मेजर जनरल के सिंह के पास जाती हूँ। के सिन्हा साहब, आपसे यही सवाल होगा, आखिर इन 6 महीनों में बर्बादी का ये जो मंजर हम देख रहे हैं, क्या ये खत्म होता दिखाई दे रहा है? देखिए कविता, युद्ध जो है और जो सामरिक चीजें होती हैं जिसमें जद्दोजहद की लड़ाई होती है, जिसमें रीअलाइनमेंट की लड़ाई होती है, ये एक सच्चाई है कि दुनिया हर दम इसको झेलती रही है। लड़ाई दो देशों के बीच में हो, या पूरे विश्व के अंदर में जिस तरह से स्थापित होती हैं, अपनी शक्तियां बढ़ती हैं, तो आज के 21वीं सदी के दौर में जो आप देख रही हैं, ये जो यूक्रेन युद्ध की लड़ाई को आप केवल
वहां तक सीमित ना करें। ये ट्रांस अटलांटिक की एक लड़ाई है, यूरोप की एक लड़ाई है, वहां की वर्चस्व की लड़ाई है, रीअलाइनमेंट की लड़ाई है। जनरल साहब ने जो बड़ी अच्छी तौर से समझाया है, उससे आगे मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देना चाहता हूं, जिससे ये साबित हो जाएगा जो लाइन मैं लेना चाहता हूं वो थोड़ी और गहराई में जाके मैं क्या बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि रशिया को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि किस हद तक यूरोपियन कंट्रीज, खास करके जर्मनी, जो रशिया के ऑयल और गैस सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इसलिए वो इस जोर से रशिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे सैंक्शन से, जिससे अमेरिका उम्मीद कर रहा था। अमेरिका के लिए बहुत हिसाब से ये फायदेमंद रहा है ये लड़ाई। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में उनकी बेइज्जती होने के बाद वो देख रहे थे कि उनको कोई एक ऐसा मैदान या क्षेत्र चाहिए था जहां पर अमेरिका वापस छा जाए और एक लीडरशिप का रोल ले ले। तो यूरोप जब खुद सोच रहा था कि दुनिया का वो लीडर बनना चाहता है एक हिसाब से मल्टीपोलर वर्ल्ड में, अब यूरोप ने ये मंजूर कर लिया है कि अमेरिका की ही लीडरशिप के पीछे पीछे यूरोप चलेगा। दूसरी बात यह है कि रूस ने क्यों की लड़ाई है। रूस, कई लोग कहते हैं कि पुतिन ने सारा कराया मामला दुनिया का बिगाड़ दिया, कुछ हद तक हाँ, लेकिन अमेरिका ने ही रूस को पिछले कई सालों से, जनरल साहब ने जैसा बताया, कोसोवो की लड़ाई थी और बाकी लड़ाइयां हैं जो रूस को धकेलता गया और दिखाने की कोशिश करा कि भाई अब आप हमारे बराबर, जो कोल्ड वॉर में रूस और अमेरिका की जो राइवलरी थी अब वो नहीं रहेगी। इस जंग का कब अंत होगा हम नहीं जानते हैं। जब ये शुरू हुई तो हमने इसके ऑब्वियसली हर किसी ने इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उस पर चर्चा की है। अब तक हमने देखा है कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही जो मंदी आने के आसार थे वो हमें फ़िलहाल भारत में तो आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसके प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट्स अगर मैं फाइनेंशियली और अर्थव्यवस्था के लिहाज से समझना चाहूँ तो और कितने गहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है कि हमने इसके असर को नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने देखा है, जो डेवलप नेशंस है, विकसित देश है, उन्होंने ज़्यादा देखा है। हम तो अपने घरेलू बाजार को लेकर काफ़ी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं इतना हम पर असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस मंदी का यहाँ पर डर है और जिस मंदी में हम अब यूरोप को जाता हुआ देख रहे हैं, क्या ये और सिनेरियो गहरा सकता है अगर ये लड़ाई और चलती है तो? ये देखिए, ऐसा है कि अभी ये जो वॉर शुरू हुआ था फरवरी में, उसके जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो इस सर्दी में आएगा ऑयल प्राइस पे। जर्मनी जो ऑलरेडी है वो गैस से ऑयल पे स्विच कर रहा है, और इसीलिए यूएस बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि वो ईरान को वापस लेके आ जाए ताकि ईरान से वो ऑयल ले सकें। अब चक्कर ये है इसमें कि अगर ये लोग नहीं आए वापस तो फिर तेल के दाम जो हैं वो इस सर्दी में फिर 110-115 डॉलर के ऊपर चले जाएंगे, और अगर वो होता है तो फिर इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। दूसरी जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो ये रिसेशन आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी उसमें स्लो डाउन आ रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी इंडिया का बढ़ रहा है, वो 3.5% हो गया है, और जैसे हालात चल रहे हैं वो 4% के ऊपर जा सकता है। तो अगर हम देखें तो आरबीआई ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व में से काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है। पिछले 6 महीने में आरबीआई ने $62 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं रुपए को बचाने के लिए।